नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जीके ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर से संबंधित होने वाला है। वायुमंडल की जो संरचना और संगठन वाला ये दो टॉपिक हैं, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, इनको हम साथ में मिक्स करके आज डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, देखिए ये दो टॉपिक हैं, एक तो वायुमंडल की संरचना है और एक तो संगठन है। संरचना मतलब जो लेयर पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल है ना, इस प्रकार से लेयर होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वाह मंडल, ठीक है, वहर मंडल। ये जो लेयर होती है इनको हम डिस्कस करेंगे संरचना के अंतर्गत। और एक होता है संगठन या फिर कंपोजिशन, है ना, मतलब जो गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, वाटर वेपर वगैरह। तो ये जो होता है, जो गैसों का हम जब अध्ययन करते हैं तो संगठन के अंतर्गत करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एसएससी में ये आया हुआ क्वेश्चन है और भी मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन आया हुआ है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, फिर कौन सी गैस पाई जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो भी वायुमंडल में गैस है, जैसे कि सबसे हैवी गैस कौन सी है, सबसे कम भार वाली गैस कौन सी है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका लगभग 78% हिस्सा जो है ये वायुमंडल में हमें देखने को मिलता है। देखिए दो गैसें ही ऐसी हैं बच्चों, एक तो N2 और एक तो O2। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज वो 78% है। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका परसेंटेज लगभग 21 है। तो लगभग 99% जो हमारे वायुमंडल में गैसेस हैं, जो संगठन है वायुमंडल का, इसमें 99% हिस्सा तो यही दो गैसें बनाती हैं, आपस में मिलकर के बनाती हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों गैसें काफी महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन का भी परसेंटेज पूछ लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परसेंटेज पूछ लेता है, ऑर्गन का भी परसेंटेज पूछ लेता है। ठीक है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन पाई जाती है, इसको हम प्राणवायु भी बोलते हैं। यहां पर कुछ अन्य गैसेज हैं, इनको भी हम एक बार जरा देख लेते हैं। जैसे देखिए सबसे ज्यादा यहां पर नाइट्रोजन है, 78.8% है, लगभग 79 के पास है ये। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95 है, लगभग 21% है ये। ठीक है, इसके अलावा आर्गन की बात करें तो 0.93 है, मतलब यही दो गैसेज जो हैं ये सर्वाधिक मात्रा में है, बाकी तो बहुत कम है। आर्गन एक अक्रिय गैस है, ठीक है, इसका परसेंटेज 0.93% है। मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली, मतलब वायुमंडल में ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आर्गन ही इसका आंसर होता है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी काफी महत्वपूर्ण है, ग्रीन हाउस गैस है, 0.036% ये पाई जाती है। तो ये चार जो गैसेज हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल याद रखना है कि कितनी परसेंटेज वायुमंडल में ये अपना रखती हैं। ठीक है, तो इनका परसेंटेज याद रखना महत्वपूर्ण है, यहां से कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले ये भी देख लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको परसेंटेज याद करना, बाकी आप ये चार गैसेज याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट स्कूल में भी आपने इसको पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारी पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊष्मा बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैसों की यदि हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, ये सभी क्या हैं, ये सभी आती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत। कौन कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं CFC। तो ये कुछ ऐसी गैसेस है जो कि ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती है, आपको याद रखना। एक और है ओजोन, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी गैसेस आपको याद रखना ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती है। अगला है बादलों का गरजना या फिर अन्य जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, बारिश का होना, बादल बनना, है ना, इसके अलावा बादलों का गरजना, ठीक है, आंधी तूफान वगैरह जो आप देखते हैं चीजें, तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं वायुमंडल के किस लेयर में होती है,
ये वनडे क्वेश्चन, वनडे जो एग्जाम होते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो क्षोभ मंडल होता है या फिर जो ट्रोपोस्फीयर होता है, ठीक है, जब हम वायुमंडल की संरचना को स्टडी करते हैं बच्चों, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर या फिर क्षोभ मंडल। थोड़ा सा मैप की ओर चलते हैं। जब हम वायुमंडल की संरचना को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी लेयर देखने को मिलती है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसी में ओजोन लेयर देखने को मिलती है, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते क्या है, अलग अलग लेयर हैं, अलग अलग लेयर में अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग लेयर की अलग अलग विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग लेयर में टेम्परेचर में हमें अलग अलग बदलाव देखने को मिलते हैं, अलग अलग गैसों का प्रभाव देखने को मिलता है, अलग अलग अन्य घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो हर एक लेयर को हमें अच्छे से स्टडी करना होता है और यहाँ से हमें एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि यदि हम बात कर रहे हैं क्षोभ मंडल की, ठीक है, तो जितनी भी आकाशीय घटनाएं होंगी, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, वर्षा, है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये जितनी भी आकाशीय घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। मतलब जो हम आकाश देखते हैं ना, ऊपर आकाश, वो हमें ये क्षोभ मंडल ही दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर ही आपको सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके ऊपर वाली लेयर, अब इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो पोल्स में इसकी हाइट होती है लगभग 8 किलोमीटर, ठीक है, और इक्वेटर के ऊपर लगभग इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर, ठीक है। इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो भी गैसेज हैं वो गर्म होकर के और ऊपर उठेंगी, और इक्वेटर के आसपास इसका जो हाइट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि पोल्स में ठंडा मौसम रहता है तो वहां पर गैसेज ज्यादा उठ नहीं पाती, इस कारण से यहाँ पर कम हाइट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके पीछे एक और रीजन है, गुरुत्वाकर्षण बल वाला, इक्वेटर पर कम ग्रेविटी देखने को मिलती है, एक रीजन इसके पीछे ये भी है, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद समताप मंडल है। समताप मंडल में क्या विशेषताएं देखने को मिलती है कि यहाँ का तापमान लगभग एक समान बना रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में समताप मंडल में एक समान टेम्परेचर होता है, जैसे ही ओजोन परत वाला हिस्सा आता है यहाँ से तापमान उसका बढ़ने लगता है। जबकि क्षोभ मंडल में आप देखेंगे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है ना, 165 मीटर ऊपर जाने पर लगभग एक डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम आगे और भी क्वेश्चन में बाकी की जो लेयर है इनको भी डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुयान, ठीक है, या फिर जो प्लेन वगैरह होते हैं ये खाली स्थान में उड़ते हैं, किस लेयर में उड़ते हैं। तो वायुयान जो है बच्चों सामान्यतः आप देखेंगे समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था सेकंड लेयर। सेकंड लेयर कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर वायुयान बना हुआ है, ठीक है, प्लेन वगैरह बने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वायुयान होते हैं, प्लेन होते हैं, जो कम दूरी के वायुयान होते हैं ना बच्चों, कम दूरी के, मतलब जिसको हम जैसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट, है ना, जैसे आपको इंडिया में ही एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो लगभग 1 घंटे 2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं, 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो कम दूरी के जो विमान होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। जबकि लंबी दूरी के जो विमान होते हैं, एक देश से आपको दूसरे देश जाना हो, अमेरिका जाना हो, यूरोप जाना हो, है ना, तो लंबी दूरी के जो विमान होते हैं ये बड़े विमान होते हैं और कहाँ, समताप मंडल में उड़ान ये भरते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों है, तो समताप मंडल में बच्चों कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ होता है, इस कारण से लंबी चलने वाली लंबी दूरी के जो विमान होते हैं वो यहाँ पर उड़ते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर कम दूरी के ऊपर क्यों नहीं उड़ते, कम दूरी के यहाँ पे क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मौसमी घटनाएं भी हैं, ठीक है। तो उसका रीजन ये है बच्चों कि ये क्षोभ मंडल की जो ऊपरी वाली लेयर होती है ना, 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी ये लेयर होती है क्षोभ मंडल की, जहां सीमा खत्म होती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्षोभ सीमा या फिर ट्रोपोपॉज बोलते हैं। और यहाँ बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं, जेट स्ट्रीम एक प्रकार से चलती है। देखिए यहाँ से क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा भूमंडल है, ठीक है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। यहाँ से क्या हुई, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, ठीक है, ये गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और ट्रोपोपॉज जो होता है, ट्रोपोपॉज या फिर जो क्षोभ सीमा होती है, इसकी जो ऊपरी लेयर होती है यहां तक जाती हैं और यहां से जाने के बाद यहां से ये मुड़ जाती हैं और फिर वापस से ये नीचे उतरती हैं। तो यहां पर इस प्रकार से क्षैतिज रूप से ये हवाएं काफी चलती हैं, जिस कारण से यहां पर इस ट्रोपोपॉज सीमा को पार करना पायलट्स के लिए काफी दिक्कत भरा होता है, क्योंकि काफी तीव्र गति से यहाँ पर हवाएं चलती हैं। तो इसको मतलब क्रॉस करने के लिए, ट्रोपोपॉज को क्रॉस करने के लिए ट्रेंड एक प्रकार से क्या होना चाहिए, पायलट होना चाहिए, है ना, विमान भी बड़े होना चाहिए। तो इस कारण से लंबी दूरी के जो विमान होते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि उनको लंबी दूरी तय करनी है, कई घंटों की दूरी तय करनी है। इस कारण से आराम से यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं जहां पर नहीं होती है वहां पर उड़ान भरते हैं।
जबकि छोटी दूरी के विमान यहाँ पर ही आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अलावा समताप मंडल की बात कर रहे हैं तो एक और चीज याद रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है 18 से 50, इक्वेटर पर 18 से 50 होती है और पोल्स में देखेंगे तो 8 से 50 के बीच में इसकी हाइट होती है ना। अभी हमने देखा तो क्षोभ मंडल की 8 से 18 होती है, इक्वेटर पर 18 किलोमीटर ऊंचाई पर यह होता है और पोल्स पर 8 किलोमीटर की हाइट पर यह होता है। तो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पूरा समताप मंडल हमें देखने को मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसी के अंतर्गत आपको ओजोन लेयर भी देखने को मिलेगी लगभग 15 से 35 किलोमीटर की हाइट में, एवरेज 20 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। तो 15 से 35 किलोमीटर की हाइट में समताप मंडल के अंतर्गत ही आपको ओजोन परत देखने को मिलती है। ओजोन परत क्या है? जो सूर्य से यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर परावैंगनी जो किरणें आती हैं, उससे ये ओजोन परत हमें संरक्षित करती है। मतलब उन यूवी रेस को ये ओजोन परत सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक आने से रोकती है। अब क्यों रोक रही है? तो प्रकृति ने इसको बनाया है तो कुछ तो इसका काम होगा। एक्चुअली ये जो यूवी रेज होती हैं बच्चों, हम ह्यूमंस के लिए, जानवर के लिए काफी खतरनाक होती है, क्योंकि ये जब हमारी स्किन से डायरेक्ट टकराती हैं तो कैंसर और अन्य जो चर्म रोग होते हैं, ऐसे खतरनाक रोग उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर है ये काफी हेल्पफुल होती है हम ह्यूमंस के लिए, आपको याद रखना है। और तेजी से इसका क्षरण भी हो रहा है। अब जल्दी से बता दो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए, है ना, कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया था? अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जब तक आप वीडियो को पॉज कर रहे हो, है ना, रिकॉर्डेड देख रहे हो तो, और इसका आप आंसर दे दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? सबसे दूर वातावरण की परत को क्या बोलते हैं? तो सबसे ऊपर वाला जो परत होती है उसको हम बाह्यमंडल या फिर बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है, सबसे दूर का वातावरण जो होता है, यहां पर हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला जो ये लेयर है इसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं। अब इसके बारे में बच्चों वैज्ञानिकों को अभी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे पोलर सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे। जो भी हल्की गैसेज होती है ना, हल्की गैसें ऊपर पाई जाएंगी, भारी गैसेज नीचे पाई जाएंगी, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे पाई जाएंगी, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह ऊपर पाई जाएंगी। तो यहाँ पर लेयर में आपको ये गैसेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, लगभग 640 से 1000 किलोमीटर के बीच में ये लेयर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इतने पॉइंट याद रख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि हमारा बिल्कुल एक नया बैच अभी लॉन्च हुआ है, जिसको हमने नाम दिया है आरंभ 2.0। इसके पहले ऑलरेडी एक बैच है हमारा आरंभ। ठीक है, आरंभ फर्स्ट था ये, और ये सेकंड बैच है हमारा आरंभ, इसको हमने नाम दिया है आरंभ 2.0। ये जो बच्चों बैच है ये खासतौर पर सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इनके फाउंडेशन के लिए ये बैच हमने डिजाइन किया है। और आप किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बैच है। ठीक है, जो भी प्रमुख टॉपिक होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, सारे आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, बाइलिंगुअल पढ़ाए जाएंगे हमारी फैकल्टी के द्वारा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की, तो अपना बेस मजबूत करने के लिए आप हमारे ये बैच, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जस्ट ही ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो इसको आप एक बार हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए, और यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा ज्योग्राफी का भी बैच बिल्कुल लाइव हो गया है, बिल्कुल नया बैच है, स्टार्टिंग से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि सिविल सर्विसेज लेवल का ये बैच है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करना भी आपने स्टार्ट की है, आप अपना अच्छा एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, तो हर एक सिविल सर्विसेज एग्जाम के दृष्टिकोण से, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी डेप्थ में पूछी जाती है, कंसेप्ट के साथ पूछी जाती है, तो आप सभी हमारा ये बैच अवेल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर से आप हमारी एक बार रूट एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और यदि कोई भी डाउट है तो ये दिए गए नंबर पर भी आप कॉल करके यहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सीधे अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत कहां पर देखने को मिलती है? तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है ये आपको समताप मंडल के अंतर्गत देखने को मिलती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है या फिर समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर ये देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम मैप की ओर चलते हैं, यहाँ पर हम मैप देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए, ये समताप मंडल है, तो यहाँ पर ही आपको ओजोन लेयर, ओजोन परत देखने को मिलेगी 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर। अब ये ओजोन परत करती क्या है, अभी हमने सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस की हैं। ठीक है, कि जो सूर्य से यूवी रेज आती हैं, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, परावैंगनिक किरणें आती हैं, उनको ये अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, और पृथ्वी तक आने नहीं देती, हमारी स्किन से टकराने नहीं देती, क्योंकि ये जो यूवी रेज होती हैं हमारी स्किन के लिए काफी घातक होती हैं, कई चर्म रोग और कैंसर जैसे रोग भी ये उत्पन्न कर सकती हैं, अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी बोलते हैं, है ना, कन्वेक्शन जोन भी बोलते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो क्षोभ मंडल है, जो ट्रोपोस्फेयर है बच्चों, पहला वाला जो लेयर है क्षोभ मंडल, जिसको हमने बोला था कि यहाँ पर सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, तो इसको ही हम संवहन मंडल बोलते हैं। और ये क्षोभ मंडल है, संवहन मंडल है, इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। संवहन मंडल क्यों बोलते हैं? जैसे हमारा ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, यहां पर इस प्रकार से हवाएं चलती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब यही गैसेस जो होती हैं, जो हवाएं होती हैं, ये पृथ्वी के सरफेस के टेम्परेचर के कारण गर्म होकर के ये इस प्रकार से ऊपर उठती हैं, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर उठती हैं, अभी मैंने आपको बताया था, और क्षोभ सीमा तक जाती हैं। मतलब क्षोभ मंडल की जो ऊपरी पट्टी है 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज या फिर क्षोभ सीमा, ठीक है। तो ये जो हवाएं चल रही हैं ऊपर की ओर, इनको हम हवाएं नहीं बोलेंगे बल्कि संवहन धाराएं बोलेंगे, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट बोलेंगे, संवहन धाराएं बोलते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल बोलते हैं। इसके अलावा एक और इसका नाम है अधोमंडल, अधोमंडल नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यहां पर देख लीजिए, ठीक है, यह है ट्रोपोपॉज, और यहां पर इस प्रकार से ये हवाएं चलती हैं, संवहन धाराएं चलती हैं, और यहां से फिर ये मुड़ करके ये पृथ्वी पर अलग जगह नीचे उतरते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो जो क्षोभ मंडल है, इसकी वृद्धि हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। कैसे हो जाती है? अब आपको पता है, जब ग्रीष्म ऋतु है, समर सीजन है, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सतह में के पास जो हवाएं चल रही हैं ये भी गर्म हो जाएंगी, और गर्म हवा हल्की होती है, और हल्की होकर के हमेशा ऊपर उठती है, हल्की होकर के हमेशा ऊपर उठती है, ठीक है। तो जब ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवाएं ज्यादा ऊपर उठेंगी, गैसें ज्यादा ऊपर उठेंगी। अभी मैंने आपको बताया था ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की हाइट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हवाएं गर्म होंगी, गर्म होकर के ज्यादा ऊपर तक हल्की होकर के ये उठेंगी, ठीक है। तो याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु में इनकी हाइट बढ़ जाती है, लेकिन जब शीत ऋतु आएगी, विंटर सीजन आएगा, तो इनकी हाइट फिर से कम हो जाती है। तो ये परिवर्तनशील होती है लेयर, ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, सीजन पर ये डिपेंड करती हैं चीजें। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल की परत पर स्थिर होते हैं? तो जो संचार उपग्रह हैं बच्चों, ये आयन मंडल में आपको देखने को मिलते हैं। संचार उपग्रह से मतलब क्या है? जिनकी सहायता से कम्युनिकेशन संचार हो पाता है, ठीक है, उनको हम संचार उपग्रह बोलते हैं। और इसी आयन मंडल से जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो भी परिवर्तित होती हैं, ठीक है। जो रेडियो वेव्स होती हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, और इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो यहां से ही ये परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना, आयन मंडल के से ये परावर्तित हो जाती हैं, यहां से ही रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं, और यहां पर ही आपको संचार उपग्रह देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षोभ मंडल में तापमान में क्या चेंजेस आते हैं? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितनी भी ये लेयर हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे से हमने सरफेस से स्टार्ट किया तो तापमान घटेगा ही घटेगा। जैसे कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है, तो इसमें जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर माइनस होता है, घटता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर लगभग आपको 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटता हुआ दिखाई देगा। ये कहाँ हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है क्षोभ मंडल में। लेकिन जैसे ही आप समताप मंडल में जाएंगे तो उसका नाम ही है समताप मंडल, मतलब जहां पर ताप में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो समताप मंडल में स्टार्टिंग में तो तापमान एक नियत तापमान बना रहता है, मतलब जितना टेम्परेचर है उतना ही रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। लेकिन जैसे ही 15 से 35 किलोमीटर वाली रेंज आती है जहां पर ओजोन लेयर है, ठीक है, तो वहां पर ओजोन लेयर के कारण तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। तो पहले क्षोभ मंडल में तापमान क्या हो रहा है? घट रहा है ऊपर जाने पर, फिर तापमान नियत है, और उसके बाद फिर घट रहा है। तो हर एक लेयर में अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती है, चाहे आप टेम्परेचर की बात करें चाहे अन्य घटनाओं की बात करें, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इस पर बच्चों मेरा सेपरेट लेक्चर भी है, क्षोभ मंडल की जो ये लेयर वगैरह होती है ना, संरचना स्ट्रक्चर पर, तो वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? तापमान बच्चों घटता है, ठीक है, कम होता है तापमान। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस कराया, ठीक है, कि जो आयन मंडल होता है ना, यहां से जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस आयन मंडल से, आयनोस्फीयर से ही परावर्तित हो जाती हैं, है ना। आयन मंडल के पास जाकर के इस प्रकार से ये वापस से पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो याद रखना है, इसका नाम ही है
आयन मंडल। और इसके अलावा एक और घटना यहाँ पर होती है, जो गैसेस होती हैं, गैसों का आयनीकरण भी इसी मंडल में, इसी लेयर में होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, मैं बोल रहा हूँ कि डिटेल में यदि आप पढ़ना चाहते हैं सारी लेयर को, तो सेपरेट लेक्चर है, उसमें आप डेप्थ में पढ़ सकते हैं, फिर आप ये एमसीक्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने पढ़ रखा है तो आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। अगला है क्वेश्चन, गर्मी के समय में क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई अपरिवर्तित रहती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगी, तापमान बढ़ेगा, गैसेस और ऊपर तक जाएंगी, तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, है ना। ग्रीष्म में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत भी कहा जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया क्षोभ मंडल, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय परत मतलब मौसमी परिवर्तन की छत किसको बोलते हैं? क्षोभ मंडल को बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर समस्त मौसमी घटनाएं, वर्षा, बादल, बिजली यहां पर ही देखने को मिलती हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर ट्रू है। कुछ स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं। सागर तल पर वायुमंडलीय दाब या फिर वायु दाब अधिकतम होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो सागर तल होगा बच्चों, सागर तल जो होगा, ठीक है, यहां पर आपको जलवाष्प की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। और जलवाष्प क्या होती है? एक हैवी गैस होती है, वाटर वेपर एक हैवी गैस होती है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो वायु दाब होगा वो आपको समुद्र तल पर ही देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायुदाब होता है, इसको मिलीबार में मापा जाता है, एमबी में मापा जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, कि समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है वो कितना होता है, एक एवरेज जो माना जाता है वो बताइए आप, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लगभग 79%, 78-79% के लगभग, और 21% लगभग ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो भैया तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हैं, सही हैं, तो डी आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला है, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। तो यहां पर एक आंकड़ा लिखा है, आसपास वाला आंकड़ा देखना है, तो 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है, तो एवरेज 20 किलोमीटर की हाइट पर आपको समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन परत देखने को मिलती है। ओजोन परत के बारे में डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस यहां पर कर चुके हैं। अगला है, भूकंप की उत्पत्ति के पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो रेडॉन गैस जो है बच्चों, ठीक है, रेडॉन गैस के बारे में ऐसा माना जाता है, कुछ भूवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, ठीक है, कि जब भी भूकंप आने वाला होता है तो उसकी उत्पत्ति से पहले ही रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में उत्सर्जित होने लगती है, बढ़ने लगती है। ऐसा माना गया है कि पृथ्वी के अंदर से ही भू हलचलों के कारण इस गैस का रिलीज होता है और ये वायुमंडल में बढ़ जाती है। तो यदि रेडॉन गैस बढ़ रही है तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। कुछ भूवैज्ञानिकों का ये मानना है, इसमें कुछ मतलब डिस्प्यूट वाली बात है, लेकिन ये कुछ भूवैज्ञानिक मानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना। ये एक अक्रिय गैस है, आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये मैंने आपसे पूछा भी था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है बच्चों, ये कहां से संबंधित है? ओजोन परत के क्षरण को बचाने के लिए, या फिर ऐसा बोल लीजिए ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको याद रखना है, ठीक है। सीएफसी जो गैस होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वगैरह से, एसी वगैरह से जो ये गैस निकलती है सीएफसी, ठीक है, तो इससे ही लगातार ओजोन परत को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, इसका क्षरण हो रहा है, और इसके ही उत्सर्जन को कम करने की बात करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब जल्दी से बता दो, मॉन्ट्रियल नामक शहर कहां पर है? ये प्रोटोकॉल कहां पर हुआ था, किस शहर में, किस देश में हुआ था? इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। मैंने बताया था ना, 4 गैसेज याद कर लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके परसेंटेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, यह एक हैवी गैस है, और वायुमंडल में आपको नीचे के निचली परत में ही आपको ये देखने को मिलेगी ना। ग्रीन हाउस गैस है, हैवी गैस है,
वायुमंडल की निचली परतों में ये आपको सामान्यतः देखने को मिलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगी? तो बिल्कुल जो नीचे वाली लेयर है, ज्यादा हाइट में ये आपको देखने को नहीं मिलती है। कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? तो अभी मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे भारी गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई, है ना, ये भारी गैसेस हैं। इस कारण से भारी गैस हमेशा आपको निचली परतों में देखने को मिलेंगी। हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये हल्की गैसेस हैं, तो ये हमेशा आपको ऊपर देखने को मिलेंगी। अब देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बहुत मतलब 99% वायुमंडल तो इन्हीं से मिलकर के बना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, नीचे भी देखने को मिलेंगी, ऊपर भी देखने को मिलेंगी। लेकिन यदि आप वैसे देखेंगे कि बिल्कुल हल्की और भारी कौन सी हैं, तो आपको हाइड्रोजन, हीलियम का नाम याद रखना। ये हल्की गैसें हैं। सबसे हल्की कौन सी है? तो हाइड्रोजन है, ये आपको ऊपरी लेयर में देखने को मिलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये हैवी गैसेस है, निचली लेयर में, निचली परत में देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया, तो हाइड्रोजन गैस जो है ये सबसे हल्की गैस है। ये ऊपरी परतों में, वायुमंडल की ऊपरी लेयर में इसका मतलब ये हमें देखने को मिलती है। और हीलियम भी हल्की गैस है, लेकिन सबसे हल्की कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, कौन सी द्रव गैस का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? ठीक है, शीतलक। तो नाइट्रोजन गैस जो है बच्चों, है ना, एक रंगहीन गंधहीन गैस है। इसका प्रयोग बहुत सारी जगह किया जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे शादी वगैरह में, फंक्शन वगैरह में, कृत्रिम धुआं बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में इसका प्रयोग शीतलक के लिए किया जाता है। ठीक है, ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो ये सब इसके यूज हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, ज्योग्राफी वाइज साहू सर सर्च कीजिए, वहां पर आपको मेरा वायुमंडल की संरचना वाला लेक्चर मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अक्रिय गैस क्या होती है। तो अक्रिय गैस बच्चों वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में पाई तो जाती हैं, लेकिन ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ऐसी गैसेस को हम बोलते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में आर्गन पाई जाती है, 0.93%। ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। मैंने आपको डिस्कस कराई थी चीजें। ठीक है, तो याद रखिएगा 0.93% पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। थर्ड सबसे बड़ी गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? ठीक है, तो हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, तीनों ही बच्चों अक्रिय गैस है। क्या? तीनों ही अक्रिय गैस हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। अभी हमने डिस्कस किया था, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है, और इससे लगातार हमारा वायुमंडल जो है ये गर्म हो रहा है, और इसका ही उत्सर्जन कम करना है। ये हमने क्योटो प्रोटोकॉल में डिस्कस चीजें की थी। अब बता दो, क्योटो भैया किस देश के अंतर्गत आता है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब साइन हुआ था, कब हुआ था ये? ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अब एक क्वेश्चन 25वां, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, सूर्य के विकिरण से, सूर्य के अंदर की ऊष्मा से, या फिर गति के घर्षण से? ठीक है, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आता है, तो आपको बताना है इसका। आप सभी के कमेंट में पढ़ता हूं, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, कि वायुमंडल मुख्यतः कैसे गर्म होता है। तो दोस्तों, ये हमने 25 महत्वपूर्ण MCQs PYQs डिस्कस किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।